बकरीद के त्योहार से पहले कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने के केरल सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी। सबसे ज्यादा मामले वाले इलाकों में छूट देने के फैसले पर की सख्त टिप्पणी। उत्तर भारत में भारी बारिश, लगातार बरसात से मुंबई के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ हिस्से अलर्ट पर। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना जताई। मुंबई और कोंकण जिलों में मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी। राजनयिक मिशनों अफगानिस्तान में नाटो के प्रतिनिधि ने तालिबान से हिंसा रोकने को कहा। अफगान नेतृत्व और तालिबान के बीच बैठक के बाद युद्ध विराम का कोई उल्लेख नहीं। और खेलों की दुनिया में कोलंबो में आज भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे। श्रीलंका के पहले मुकाबले में मेजबान टीम को आसानी से हराकर भारत की सीरीज पर कब्जा करने की होगी कोशिश। और मीडिया प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए आज स्थगित कर दी गई है। आज भी विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। पहले दिन भी विपक्ष ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने में बाधा पहुंचाई थी और नए मंत्रियों का परिचय विधिवत रूप से नहीं होने दिया था। और इजरायली कंपनी के एक सॉफ्टवेयर पेगासस द्वारा कथित तौर पर देश में 300 लोगों की जासूसी कराने के आरोपों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर बनी हुई है। जबकि मॉनसून सत्र के शुरू होते ही सोमवार को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में स्पष्ट किया था कि देश में किसी भी प्रकार की अवैध निगरानी नामुमकिन है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि मौजूदा कानून और संस्थाएं काफी सख्त हैं। इस पूरे प्रकरण को उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने की और बदनाम करने की एक साजिश करार दिया था। वैष्णव ने कहा था कि आरोपों के पीछे किसी प्रकार के तथ्य नहीं है और सभी बातें तर्कहीन हैं। अश्विनी वैष्णव आज राज्यसभा में भी पेगासस रिपोर्ट पर बयान देंगे। उधर कांग्रेस मामले में जेपीसी से जांच कराए जाने की मांग कर रही है। पेगासस विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को इसे भारत को विकास के पथ से भटकाने के लिए अड़चने और रोड़े डालने वाला और अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने ऐसा कहा। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां अपने षड्यंत्रों से भारत की विकास यात्रा को नहीं रोक सकती। मॉनसून सत्र देश में विकास के नए मापदंड स्थापित करेगा। और सदन की क्या रही आज की अब तक की कार्यवाही, राजेश राज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, लोकसभा की कार्यवाही तो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले दिन के बाद आज दूसरे दिन भी लगातार व्यवधान डालने की कोशिश की है विपक्ष ने। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो विपक्ष है, विपक्ष का रवैया जो है वो नकारात्मक दिख रहा है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने अपने संबोधन में इस बात को लेकर बेहद नाराजगी जताई और कहा कि विपक्ष जो है वो चर्चा से भाग रहा है। चर्चा से भागने का आरोप उन्होंने one state, another state, a political party or another party. Here we are discussing something which relates to humanity, and all of mankind is concerned about COVID. I would like to request my friend and colleague Shri Vijay Sai Reddy ji that he should take this matter up with the chairman. Ultimately, the deputy chairman has also mentioned that the chairman in the morning has ruled on this subject, and we shall also discuss with you your concerns. But I would like to appeal to you to allow the House to discuss this very important subject that's affecting the whole world today. All of India is watching us, watching this debate on COVID,
And my request is that you may kindly help us to discuss this important matter, participate in this debate, tell us about how Andhra Pradesh also faced this and tackled this COVID, give us some good guidance for the nation to also benefit from your own experiences, and let us have this in a very positive and friendly manner, this debate, in the interest of the nation, and kindly take this up with the chairman, your adjournment motion at a later date. Thank you. मेरा आग्रह है आप प्लीज सीट पर प्लीज सीट पर जाएं। यहाँ प्लीज यहाँ खड़ा होकर प्लीज बातचीत न करें, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, प्लीज अपनी सीट पर जाएं, प्लीज अपनी सीट पर जाएं, प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाएं, प्लीज जैसा रजनी, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, प्लीज गो बैक। यह निवेदन, चेयर का भी निवेदन है आपसे। सभापति पीयूष गोयल संबोधित कर रहे थे। इस बीच विपक्ष ने फिर से व्यवधान डालने की कोशिश की है। और रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की आज बैठक संसद में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सर्बानंद सोनोवाल और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी को मानवता का विषय बतलाते हुए कहा है कि सरकार ने 100 साल बाद हुई महामारी में किसी को भी भूख से मरने नहीं दिया। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष के रवैये से नाराजगी जताते हुए कहा है कि विपक्ष को चर्चा में भाग लेना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने सांसदों से अपील की है कि लोग टीकाकरण के लिए वे लोगों को प्रेरित करें। प्रधानमंत्री जी विपक्ष के जो धारणा है, विपक्ष के जो रूप है, स्टैंड है, उसके बारे में बहुत चिंता व्यक्त की। सदन में चर्चा का भी, जिसमें सरकार और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा समृद्ध हो, चर्चा सार्थक हो, इसलिए चर्चा में भाग लेना चाहिए। इतने बहुत बड़ा महामारी हमने लगभग 2 साल से हम इससे झेल रहे हैं, लेकिन बहुत गैर जिम्मेदार, मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर स्पेशली कांग्रेस पार्टी कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सभी एमपीओ को आग्रह किया है, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है और गरीब कल्याण योजना है, ये सभी गरीब तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। ये कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और लगातार दूसरे दिन विपक्ष जो है सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान डालने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने इस रवैये पर नाराजगी जताई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ जुड़ रहे हैं। रोशन गौड़, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना महत्वपूर्ण होता है मॉनसून सत्र, कई नई चीजें हैं जो विमर्श के लिए होनी है, बहस होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि सदन जो है वहां पर विमर्श होना चाहिए, लेकिन यहां पर विपक्ष का जो रवैया है वो एक मंशा जाहिर कर रहा है कि हमें काम नहीं होने देना है। देखिए, जो हमारी संसद है, हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, और यहाँ हम जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि जनता के इशू को उठाएं, मुद्दे उठाएं और सरकार को घेरें, जहां सरकार की कमियां हैं उनको उजागर करें। लेकिन जो विपक्ष का रवैया रहा है पिछले दिनों से आप देखें, और कल जब मानसून सत्र शुरू हुआ पहले दिन भी उन्होंने संसद नहीं चलने दी, और आज भी आप देखते हो कि लोकसभा में उन्होंने शुरू आते ही हंगामा सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। तो जो जनता के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों की आप खुद, जो अपोजिशन बात कर रहा है कि उनको महंगाई के मुद्दे उठाने हैं, किसानों के मुद्दे उठाने हैं, जो भी मुद्दे उनके उठाने हैं, वो मुद्दे अगर सदन में उसका डिस्कशन नहीं होता तो सरकार जवाब कैसे देगी? तो बेसिकली आप तो सरकार को बचने का मौका दे रहे हैं। अपोजिशन का काम है सरकार को घेरना, सरकार से जवाब मांगना। आपने प्रश्नकाल नहीं होने दिया, न कल होने दिया, न आज होने दिया, तो अगर प्रश्नकाल नहीं होगा तो सरकार जवाब कैसे देगी? तो आप तो सरकार को बचने का मौका दे रहे हैं। मेरा आग्रह रहेगा, और बल्कि मैं ये कहता हूं कि अपोजिशन को जितना ज्यादा मौका मिले
उनको संसद में ज्यादा से ज्यादा इशू उठाने चाहिए, संसद में ज्यादा से ज्यादा भाग लेना चाहिए, बहस करानी चाहिए। तमाम नियम है, 193 है या 377 है या कॉलिंग अटेंशन है, इन सब नियमों के तहत उनको सरकार से पूछना चाहिए क्यों महंगाई बढ़ रही है, तमाम इशू हैं। तो अपोजिशन को, सरकार को बचने का रास्ता नहीं देना चाहिए, बल्कि संसद में सवाल उठाने चाहिए। बिल्कुल रोशन गौड़, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज भी जुड़ गए हैं। राजेश, प्रधानमंत्री ने नाराजगी जताई है और जैसा कि संसदीय समिति की जो बैठक हुई उसमें भी कहा कि मानवता का विषय है कोरोना, ना कि राजनीति करने का सरकार का विषय। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब एक लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी की आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए जब संसद भवन पहुंचे तो अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि विपक्ष का जो स्थान है वो रचनात्मक सहयोग के लिए है, विपक्ष को रचनात्मक सहयोग करना चाहिए, चर्चा से भागना नहीं चाहिए और कोरोना जैसी जो महामारी है इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये मानवता का विषय है। और 100 साल पहले जब महामारी हुई थी तो उसमें भूख से लोगों की मौतें हुई थी, लेकिन इस बार की महामारी में हमने भूख से लोगों को मरने नहीं दिया और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज जो है लॉकडाउन पीरियड से लेकर अब तक पहुंचाने की जो भारत सरकार की कोशिश है, इसके लिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 80 करोड़ लोगों तक हम पहुंच पाए और सांसदों से उन्होंने अपील की कि टीकाकरण के लिए लोगों से अपील करें, गरीब कल्याण जो योजनाएं हैं उसको सरजमी तक कैसे पहुंचे उसके लिए लोगों को जागरूक बनाएं और कॉमन पीपुल से भी उन्होंने आह्वान किया कि टीकाकरण में जरूर हिस्सा लें, टीका लें ताकि कोरोना जैसी महामारी से वो लड़ सके, विपदा से लड़ने में मदद हो सके। लेकिन विपक्ष का जो रवैया है उन्होंने उस पर बहुत नाराजगी जताई है कि विपक्ष को कोरोना जैसी आपदा पर सियासत करने के बजाय संसद में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि संसद चर्चा के लिए है, संसद में डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री के भाषण का लबोलुआब था। बिल्कुल। रोशन गौड़, आपके पास आना चाहेंगे। जब विपक्ष की बात होती है, उसकी भूमिका की बात होती है, तब बिल्कुल बहस की जानी चाहिए, विचार विमर्श किया जाना चाहिए, लेकिन ये विपक्ष है जो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, लेकिन जहाँ पर सदन में चर्चा की बात होती है या सदन में बहस की बात होती है तब ये पीछे हटने लगता है और आरोप सरकार पर लगाता है कि सरकार काम नहीं करना चाहती। जी, मैं यही कहना चाह रहा था। आप देखिए कि बजट सत्र हमारा मार्च में खत्म हुआ है, 15 मार्च के आसपास। तो आप लगाइए कि 4 महीने बाद हमारा संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। इन 4 महीनों में देश के सामने जो भी समस्याएं आई, जैसे कि कोरोना की दूसरी वेव थी, उसके लेके क्या क्या डेफिशिएंसी थी, जहां जहां कमियां थी, अपोजिशन का काम है कि उन कमियों को उजागर करना और जब बहस होगी, सार्थक बहस होगी, तो सरकार उन बातों को नोट करती है और उसमें सुधार करती है। जितने भी इशू हैं, जो भी आप इशू उठाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि किसानों का मुद्दा है, वो लोग धरने पर बैठे हुए, सरकार वापस नहीं कर रही, तो आप उसमें चर्चा तो करिए। अगर आप चर्चा नहीं करेंगे, संसद हंगामा करने और एडजॉर्न करने के लिए नहीं बनी है। अगर ये परंपरा बनी रही कि हाउस नहीं चलने देना है, तो आप सोचिए कि आने वाली पीढ़ियां क्या सोचेंगी जी। क्या हम जो हमारे बच्चे जो इसमें लोकसभा और राज्यसभा देख रहे होंगे कि वो क्या सोचेंगे। और सीधे अभी आपको ले चलते हैं राज्यसभा की कार्यवाही। So it is rather difficult and distracting to talk over this. I think all the same I'll try. I think a lot of us may be aware, or at least those, my friend Mr. O'Brien there might be aware of the passage I might be reading, because the author of that passage is someone who the state government of West Bengal appointed in the Global Advisory Board to contain the pandemic. And I quote, "The goal of social policy in these times of change and anxiety is to help people absorb the shocks that affect them without allowing those shocks to affect their view of themselves."
In other words, how do we cope with the crisis without destroying the very esteem of people who've been affected by the crisis? This is a quote from the Nobel Prize winning Abhijit Banerjee. I think when we, in terms of social policy, have to decide, it's basically we have to take a balance of risks. That is what it's all. Choice in this matter, policy is always about. It's about how do we balance the various risks at play. There is, of course, one way of just saying to seal off yourself from the rest of the world. Some of you may remember the case of Sir Isaac Newton, who in the time of the Great Plague shut himself off in a village for 3 years and produced some of his best and most creative works. Alas, that is a luxury I think we can ill afford today. I think we have to decide how much pain we can endure and how much relief we can give to people. I think सभा की कार्यवाही के दृश्य अभी आप देख रहे थे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे रोशन गौड़ और हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। We take into account the fact that economic life must continue. We take into account the fact that we must try and restore as much as is possible the livelihood of people. We decide how much of relief through the state we can give to people. And all these are very important. The amount of relief the state has given to the people is considerable. I think today the minister, when he replies, will be in a better position to give all the statistics before us. But a position where we have a situation where roughly 2/3 of the population of India is getting free rations up to a very large extent is a very, very major step. It is also a very major step when we can raise the Manrega rates. कलकत्ता का स्थिति क्या है? Every quarter or every month for a long time to those who are the most destitute of them. And all this is possible because we had an economy which was resilient. We had an agricultural sector which was resilient. A vulnerable India would not have been in a position to tackle any of these crises. And I think this is the most important thing to realize, that today we have got to a particular position partly because the Indian economy was resilient, is resilient. We have a surplus of food grains, and that is what has enabled us to tackle this crisis. And on top of that, we have a sufficient scientific manpower. We have an industrial base which is capable of adding to those of the sciences. But despite this, I would say that this pandemic has been a constant learning experience for us. And I would just like to point out 3 or 4 features. तो राज्यसभा की कार्यवाही के आप दृश्य देख रहे थे। स्वप्न दास गुप्ता अपनी बात रख रहे थे और किस तरीके से महामारी में Really take it. I am not going into the fact that we have already vaccinated something like at least 32 crore people who've got their first dose, 8 crore of people plus who've got both the doses. These are facts. These are facts which cannot be denied. In terms of the sheer scale and the magnitude of the operation, I think
this is phenomenal. But at the same time, we must realize that there are few things we must think from which we can learn and which we can tackle as far as this is concerned. The first is the importance of open-mindedness. I think a lot of us say that we go by scientific evidence. We go by the guidance of scientists. The problem really arises when there is no unanimity among the scientists themselves. I think some of us may remember at the fag end of the budget session of 2020, when certain people wore masks and came into the house. That was at the very initial stages of the pandemic. And I think 15 मिनट के लिए सदन स्थगित कर रहे हैं। 15 मिनट के लिए सदन स्थगित। at that point objected. तो राज्यसभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले भाजपा नेता स्वप्न दास गुप्ता अपनी बात रख रहे थे। और मिड डे प्राइम में अब बात करते हैं ताजा खबर की। मुंबई की अपराध शाखा ने कारोबारी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें कुछ ऐप पर जारी करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। अपराध शाखा पुलिस ने कहा है कि कुंद्रा इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आए हैं और इस बारे में पुलिस के पास पर्याप्त सबूत भी हैं। इस मामले में अब तक 11 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला फरवरी 2021 में दर्ज हुआ था। आज राज कुंद्रा को मुंबई की अदालत के समक्ष पेश किए जाने की संभावना है। तो अश्लील फिल्म बनाने के मामले में राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। फरवरी का ये मामला है और कुछ प्लेटफॉर्म पर, कुछ साइट्स पर इसे जारी करने के लिए भी उन पर आरोप है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है इसमें और पुलिस का पक्ष है, पुलिस का मानना है कि उसके पास पर्याप्त सबूत है। और ज्यादा जानकारी के लिए योगेश शीतल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या है पूरा मामला? पिछले कुछ महीने पहले की बात की जा रही है, फरवरी की बात है। कितने लोग इसमें शामिल माने जा रहे हैं और कितना बड़ा अपराध, अगर धाराओं की बात करूं तो कितना बड़ा अपराध है? देखिए रजनी, ये एक पूरा का पूरा गिरोह था और माना जा रहा है, जिस तरीके से मुंबई पुलिस की अगर माने तो ये इस पूरे गिरोह को संचालित करते थे और उनके साथ एक और जो आरोपी थे उनको पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया था। बेसिकली मामला ये है कि पॉर्न वीडियो बनाया जाता था उन लड़कियों का जो लड़कियां मुंबई से बाहर यहाँ पे काम की तलाश में आती थी, लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता था, तो उनको फर्जी तरीके से किसी जगह पर बुला के, मुंबई है या मुंबई का जो उपनगरीय इलाका है, जो मुंबई के आउटस्कर्ट्स में बसता है, कई सारे वो इलाके, वहाँ उनको बुलाया जाता था और फिर वहाँ पे जो है उनकी इस तरीके से जो स्क्रिप्ट होता था वो बदल के उनको शूटिंग करवाई जाती थी। अगर वो मना करती थी तो उनको जो है धमकाया जाता था। ये कहा जाता था कि उन पर काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है जो कि अब उनको देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से रैकेट चल रहा था। पुलिस जो है वो बेसिकली 2 एंगल की जांच करी है। पहला ये कि जो बनाते थे जो पूरा पोर्नोग्राफी बनाते थे, जो वीडियोस बनाते थे, एडल्ट कंटेंट जो बनाते थे, एक तो पूरा वो गिरोह है, दूसरा वो है जो इनको टेलीकास्ट करता था। पुलिस को ऐसी खबर मिली है और जो साइबर सेल है यहाँ पे, वहाँ उनको ऐसी जानकारी मिली थी कि ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो भारत से बाहर यानी कि विदेश में जो है वो अपलोड किया जाता था और उसके जो पूरा का पूरा जो ये सेटअप था उसको जो है राज कुंद्रा संचालित करते थे। तो प्राथमिक जानकारी अभी तक जो है वो यहाँ तक आई है और इसके आधार पर जो है वो गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी राज कुंद्रा कई सारे मामले में जो है विवादों में रहे हैं। हमने इससे पहले जो है प्रवर्तन निदेशालय के रडार पे भी वो थे। प्रवर्तन निदेशालय ने कई बार पूछताछ की थी। अलग अलग जो IPL का पूरा मामला था जिसमें कि जो है वो बेटिंग का मामला था, उसमें भी वो सामने आए थे। इसके अलावा एक और मामला है जो कि राज कुंद्रा के खिलाफ दर्ज किया गया था मुंबई साइबर सेल में। उसमें इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन फाइल की थी। उसकी अभी सुनवाई चल रही है और एंटीसिपेटरी बेल पे फिलहाल कोर्ट का पूरा जजमेंट नहीं आया है, लेकिन इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जो ये पोर्नोग्राफी वाला मामला है और इसमें उनको कोर्ट में पेश किया गया है। अब ये देखना है कि कोर्ट जो है उनको या तो पुलिस कस्टडी में भेजती है या फिर न्यायिक हिरासत में भेजती है, वो अभी देखना बाकी है। बिल्कुल योगेश, फिल्म बनाने के लिए ये जो थे
जो लोग फिल्मों में काम करने के लिए जो लड़कियां आती थी, कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना और उसके बाद उसे विदेश भेजना। विदेश की एक कंपनी का भी नाम इसमें शामिल है और राज कुंद्रा के किसी रिश्तेदार का नाम भी इसमें आ रहा है। क्या और कुछ बड़े नामों का खुलासा हो सकता है कुछ दिनों में? बिल्कुल रजनी, अभी मैं आपको वही बता रहा था कि पहले जो इससे पहले एक गिरफ्तारी ऑलरेडी मुंबई पुलिस ने किया। इनफैक्ट 4 गिरफ्तारियां की गई थी फरवरी में और फिर धीरे धीरे करके जो है पुलिस इस मामले के तह में जा रही थी। पुलिस की कोशिश यही थी कि जो सोर्स है वो बेसिकली एक्सपोज किया जाए, लेकिन क्योंकि ये मामला विदेशों से जुड़ा हुआ था तो कई सारी प्रक्रिया होती है, उसमें देरी आ रही थी और इसी वजह से जो है पुलिस को एविडेंसेस भी गैदर करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। क्योंकि साइबर सेल को ये मालूम था कि राज कुंद्रा जो है उनकी एक वो जाना माना चेहरा है, तो उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को कहीं ना कहीं जो है काफ़ी सबूतों की जरूरत होगी। और अब मुंबई पुलिस के जो पुलिस आयुक्त हैं उन्होंने खुद ही ये कहा है, कल उनका स्टेटमेंट आया था, उन्होंने खुद ही कहा है कि राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत जो है वो मौजूद है, उसके बाद ही जो है गिरफ्तारी की गई थी। अब ये किस शक्ल में ये अपराध होता था, कितने लोग इसमें शामिल थे, संलिप्तता किन किन लोगों की थी, क्या और भी कोई बड़े नाम हैं जो कि इसमें शामिल हो सकते हैं? मुझे लगता है पुलिस जो है आज शाम में इसको लेकर प्रेस वार्ता भी करने वाली है। उसके बाद मुझे लगता है और भी चीजें जो है इसमें खुलासा और भी हो सकता है इस मामले में। जी योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी। और बकरीद से पहले कोरोना पाबंदियों में ढील देने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस नरीमन ने कहा है कि सबसे चिंता वाली बात यह है कि कैटेगरी डी, जहां कोविड संक्रमण सबसे ज्यादा था, वहां केरल सरकार ने लॉकडाउन में 1 दिन की छूट दी है। कोर्ट ने कैटेगरी डी में 1 दिन की छूट के फैसले पर सवाल उठाए। कोर्ट ने निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा में दिए गए कोर्ट द्वारा आदेश का केरल सरकार ने पालन नहीं किया है। इसमें कोर्ट ने लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार को सर्वोपरि माना था। और विकास सारथी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, अदालत ने नाराजगी जाहिर की है और जिस तरीके से रवैया केरल सरकार का रहा है, लग नहीं रहा है कि राज्य के लोगों की सेहत के प्रति जरा भी चिंतित है। जी रजनी, बिल्कुल कोर्ट ने इस बात पर नाखुशी जताई कि केरल सरकार ने कोविड के केसेस को देखते हुए भी, जबकि केरल में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा था, उसके बावजूद इस तरह की ढिलाई देने का फैसला किया। हालांकि कोर्ट इसमें बहुत कुछ ज्यादा अब करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि जो 3 दिन की जो रियायत दी गई थी उसका आज आखिरी दिन था। और कोर्ट ने ये जरूर कहा कि केरल सरकार ने जो ये निर्णय लिया है वो गलत था। एक तरीके से उनको इस पूरे माहौल को देखते हुए, कोविड के पूरे माहौल को देखते हुए इस तरह से रियायत नहीं देनी थी। और यहां पर कोर्ट ने फिर दोहराया कि कांवड़ यात्रा के मामले में कोर्ट ये साफ कर चुका है कि कोई भी गतिविधि, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे उससे भावनाएं ही जुड़ी हो, लेकिन कोई भी गतिविधि जीवन के अधिकार या स्वास्थ्य के अधिकार से बड़ी नहीं है। बिल्कुल। अब केरल सरकार की अधिसूचना को रद्द करने का कोई खास फायदा सुप्रीम कोर्ट को दिखा नहीं, क्योंकि आज आखिरी दिन है। और बाजारों को खोलने का जो फॉर्मूला केरल सरकार ने तैयार किया था उस पर कोर्ट ने सवाल उठाए और ये कहा कि जब केरल सरकार ने खुद इन जो बाजार थे या दुकानें थी इनको 4 वर्गों में बांटा था, ए बी सी डी की ए ऐसी जगह जहां पर काफी कम मामले हैं, बी में उससे ज्यादा, सी में उससे ज्यादा और डी में काफी ज्यादा कोविड के मामले हैं, तो डी में किसी भी तरह की कोई राहत देने की जरूरत नहीं थी केरल सरकार को। कोर्ट ने यहां पर इस मामले का निपटारा कर दिया है। अब कोर्ट को इस मामले में कुछ ज्यादा करने के लिए बचा नहीं था, लेकिन ये बात फिर से केरल सरकार को याद दिलाई गई कि कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे संक्रमण के मामले बढ़ें या किसी की जान को को जो जोखिम है वो बढ़े। कोर्ट ने यहाँ पर यह भी याद दिलाया कि अगर जो कोविड प्रोटोकॉल है, क्योंकि केरल सरकार लगातार ये कह रही थी कि हमने केवल कुछ दुकानें खोलने की अनुमति दी है, ऐसी दुकानें जो छोटे ट्रेडर्स चलाते हैं और जिनकी आजीविका पहले से ही प्रभावित है उनको अनुमति दी गई है। कोर्ट ने यहाँ पर ये याद दिलाया कि अगर ये बात सामने आती है कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ केरल सरकार के फैसले के बाद और कोर्ट में कोई इस मामले को लेकर आया तो अदालत से एक बार फिर इस पूरे मामले को देखेगी। तो ये केरल सरकार को एक रिमाइंडर है कि अब जो भी उनकी नीति थी कम से कम उसका सख्ती से पालन कराएं और कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का पालन किया जाए। बिल्कुल विकास सर, जैसा कि आपने कहा है कि कोर्ट लगातार नजर रखेगा केरल सरकार की जो नीति है कोविड को हैंडल करने पर, और जैसा कि आपने कहा कि अब आगे ऐसा नहीं है कि त्योहार नहीं होंगे, और भी त्योहार आने वाले हैं, ऐसे में केरल सरकार का रुख जो है वो देखने वाला होगा, अदालत की नजर उस पर होगी।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो याचिका दायर की गई थी केरल के एक रहने वाले, हालांकि वो मूलतः केरल के हैं और दिल्ली में रहते हैं, कोर्ट ने उनको धन्यवाद दिया। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये जो 3 दिन की रियायत थी 18, 19, 20 की थी, अगर याचिकाकर्ता पहले आए होते तो कोर्ट शायद इस पूरी रियायत पर ही किसी तरह की रोक लगा देता। अब लेकिन कल अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कल ये कहा था केरल सरकार को कि आप शाम तक जवाब दाखिल करें। लेकिन बात यही है कि दूसरा दिन था कल इस रियायत का, और आज जब सुनवाई हुई तो वो तीसरा दिन है जिस दिन रियायत खत्म हो जानी है। इसीलिए बहुत ज्यादा दखल कोर्ट यहां पर नहीं दे पाया, सिवाय ये रिमाइंडर देने के केरल सरकार को कि नीति खराब है और अब जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के। बिल्कुल, तो लोगों की सेहत सबसे ऊपर होनी चाहिए, सर्वोपरि होनी चाहिए, ऐसा अदालत ने भी कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास इस तमाम जानकारी के लिए। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। और देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना की 52,67,309 वैक्सीन लगाई गई हैं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 41,18,46,401 हो गया है। और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से आज करीब 30,000 नए कोरोना मामले आए हैं। देश में 125 दिनों के बाद कोरोना वायरस के सबसे कम नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 30,093 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 45,254 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद रिकवरी रेट बढ़कर 97.37% हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल संख्या 4,06,130 हुई। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट जो है वर्तमान में 2.06% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो 1.68% हो गई है, जो कि लगातार 29 दिन से 3% से कम बनी हुई है। और दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण आज भी देश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली के अलावा पर्वतीय राज्य जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश जारी है। महाराष्ट्र के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताते हुए मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए और पुणे, सतारा और कोल्हापुर के लिए अगले 24 घंटों में अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने 20 जुलाई से 23 जुलाई तक इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। राज्य के बाकी हिस्सों में अगले 5 दिनों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मुंबई के निचले इलाकों में कहीं भी जल जमाव की खबर नहीं है और यातायात सामान्य रूप से जारी है। आज मुंबई के दक्षिणी हिस्से में सुबह सुबह बारिश हुई है। और मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। कल राज्य के पूर्वी हिस्से में कई स्थानों पर और पश्चिमी क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम मानसूनी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार महीने के आखिर तक 250 से 300 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। और मुंबई में क्या है बारिश के हाल बताने के लिए श्यामा हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही नंदिनी मित्तल भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्यामा, पहले आपके पास आना चाहेंगे, मुंबई में क्या है इस वक्त बारिश का हाल, कैसे लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, राहत पहुंचाने की अगर बात करें तो सबसे पहले तो मौसम की ओर से ही राहत मिली है यहाँ पर मुंबईकरों को, क्योंकि कल देर रात से जो बारिश रुकी हुई है तो छुटपुट बीच बीच में ही बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है। लेकिन जो मुंबई के आसपास के इलाके हैं जैसे थाने, नवी मुंबई,
पालघर, ये सारे इलाकों में बारिश लगातार हो रही है, ज़ोर से हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमने जिस तरीके से बताया था कि पिछले शनिवार को जो देर रात बारिश हुई थी रविवार सुबह तक में, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, जान का भी माल का भी। उसी तरीके से एक सिमिलर इंसिडेंट कल भी थाने से सटे हुए कलवा के इलाके में हुआ, जहां पर जो हिली एरिया है वहां पर से एक बड़ा पत्थर, बोल्डर जिसे हम कहते हैं, वो स्लिप हो जाने की वजह से, गिर जाने की वजह से वो नीचे के जो झोपड़ी घर होते हैं उन पर गिरा और एक ही घर के, एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई वहां पर। तो ये एक दुखद घटना सामने आई कल। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो कल जो बारिश लगातार हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, उसकी वजह से कल्याण का जो इलाका था वहाँ पर ट्रैक्स पर पानी जमा हो गया था, जिसकी वजह से सेंट्रल रेलवे सर्विसेज की जो मेन लाइन थी वो ठप पड़ गई थी कुछ समय के लिए, और उसके बाद में भी जब वो रिस्टोर हुई थी तो कॉशियसली चल रही थी, यानी कि कुछ देरी से चल रही थी। आज सुबह बताया गया कि सेंट्रल रेलवे सर्विसेज की मेन लाइन, हार्बर लाइन, दोनों ही हार्बर लाइन और 4th कॉरिडोर, चारों की चारों जो सर्विसेज हैं वो रिज्यूम कर ली गई हैं और नॉर्मली ही चल रही हैं। इसके अलावा व्हीकुलर ट्रैफिक की बात कर लें तो क्योंकि बारिश मॉडरेशन में हो रही है मुंबई में, तो जल जमाव की कोई समस्या आई नहीं है सामने, इसीलिए कोई डाइवर्जन्स नहीं हुआ है, व्हीकुलर ट्रैफिक भी नॉर्मल यहाँ पर चल रही है जी। ओवरऑल अगर हम बात कर लें तो प्रेडिक्शंस की बात करते हैं। पहले बताया जा रहा था कि 22 जुलाई तक के लिए मुंबई सहित जो थाने, नवी मुंबई, पालघर, पुणे, कोल्हापुर, ये सारा इलाका है, उनके लिए एक ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया था, लेकिन अब वो 23 जुलाई तक के लिए इशू किया गया है। और जैसे बारिश की इंटेंसिटी होती है, बढ़ती है, तो उसे अपग्रेड करके रेड अलर्ट कर दिया जाता है। जिस तरीके से कल हमने देखा कि ऑरेंज अलर्ट के बावजूद मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, रेड अलर्ट जैसी, और उसके बाद में उसे अपग्रेड कर दी गई थी। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से बारिश की एक्टिविटी होती है, मौसम विभाग नाउ कास्ट जारी करता है, यानी कि अगले कुछ घंटों में किस तरीके से मौसम रहेंगे उसकी जानकारी देने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि आप अलर्ट रहें, सतर्क रहें उसके बारे में। जी नंदिनी मित्तल, आपके पास आना चाहेंगे, किस तरीके का वहां पर बारिश का हाल है, किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, और पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ती हैं, पहाड़ गिरने की घटनाएं बढ़ती हैं, तो किस तरीके से उसके लिए प्रशासन काम कर रहा है? अगर बात की जाए मानसून की, तो पिछले 1 महीने के दौरान 156 जो है वो मृत्यु हुई है अलग अलग घटनाओं में, चाहे वो सड़क दुर्घटना, जो धुंध छा जाती है उसकी वजह से, या फिर भूस्खलन की घटना हो, या कुछ लोगों का तेज बहाव में बह जाना हो। हिमाचल प्रदेश में पिछले अगर हम 1 हफ्ते की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है। शनिवार से बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें बार बार अवरुद्ध हो रही हैं और उन्हें बार बार खोला जा रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश में इस समय 100 से ज़्यादा सड़कें अवरुद्ध हैं। इसके अलावा पेयजल जो है उस पर भी, उसकी सप्लाई पर भी असर पड़ा है। सरकार जो है वो सजग है, कोशिश कर रही है। उन्होंने जो है अलर्ट जारी किया है अपने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कि वे हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। इसके अलावा NDRF की जो टीमें हैं उन्हें भी अलर्ट पे रखा गया है। जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, वे स्वयं स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और बार बार हर दिन उसका जो आकलन कर रहे हैं कि कितना, कहाँ नुकसान हुआ है, कहाँ राहत पहुंचाया जाना जो है वो ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश की अभी की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों से लगातार वर्षा हो रही थी, रुक रुक कर तेज वर्षा हो रही थी, जिसके कारण भूस्खलन की घटनाएं कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर इस जगह पर सामने आ रही थी। फिलहाल मौसम शिमला में थमा हुआ है और बाकी जगह पर भी कुछ राहत महसूस की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी मित्तल आपका इस जानकारी के लिए, और मुंबई से श्यामा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और दिल्ली सहित देश भर में मानसून दस्तक दे चुका है। कहीं बारिश की फुहारें गर्मी से राहत दे रही तो कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कैसा रहने वाला है आने वाले कुछ दिनों में मौसम का हाल, ये जानने का प्रयास किया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। मेरे साथ RK जनमन जी हैं जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं IMD डिपार्टमेंट में। आइए उनसे बात करते हैं। सर, मानसून को लेकर के अभी क्या स्थिति पूरे देश में बनी हुई है? नहीं, देखिए, जो उत्तर भारत है हमारा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और
राजस्थान का जो पूर्व राजस्थान और हिमालयन का जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इसमें बारिश चालू है जो हमारा शुरू हुआ था 2 दिन पहले और आज 3rd डे है। और उसके साथ साथ जो इंटेंसिटी है वो कम हो रहा है। तो अगर पिछले 24 आवर्स का बात करें तो दिल्ली में भी हैवी रेनफॉल है। आज हैवी रेनफॉल, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा। पंजाब, हरियाणा और जो इलाका है वेस्टर्न हिमालयन रीजन एक दिन रहेगा, इसलिए ऑरेंज अलर्ट है आज के लिए और आगे रिड्यूस होगा। देखिए क्लाउड भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। और बाकी जो हमारा जो वेस्ट कोस्ट है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात का दक्षिणी हिस्सा, वहाँ थोड़ा लंबा टाइम रहेगा। और बॉम्बे में तो अभी भी हैवी रेनफॉल चल रहा है। तो मानसून जो एक्टिव है मेनली पेनिनसुलर इंडिया में है और उत्तर भारत में है ना, यही है। और आगे जो वो फोरकास्ट है हमारा एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, ये जो उड़ीसा कोस्ट में आप देखेंगे तो क्लाउड बढ़ रहा है। उड़ीसा में कम रेन हुआ है और आगे जो 22 जुलाई को एक लो प्रेशर बन जाएगा 48 आवर्स में। तो इसके वजह से हमारा जो थोड़ा एक्टिविटी नहीं है, जो पूर्व केंद्रीय भारत है, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ एक्टिविटी कम है, तो ये फिर बढ़ेगा 22 ऑनवर्ड। तो यही मेन फीचर्स है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश कम है और बिहार में भी बढ़ेगा। अभी जो एक्टिविटी था उत्तर भारत और पश्चिम भारत में जो हमारा है, जो वेस्ट कोस्ट बोलते हैं, वेस्ट कोस्ट तो रहेगा, लेकिन जो कम बारिश होता था जो पूर्वोत्तर राज्य और हमारा उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, ये बढ़ेगा। किसानों को लेकर के हम बात करें अगर थोड़ी, क्योंकि किसान की जो है वो पूरी तरीके से बारिश पर निर्भर करते हैं, तो क्या फसल चक्र की बात होती है? क्योंकि कहीं अगर बहुत ज़्यादा बारिश है तो किसानों को फिर उसका से अपनी फसल को चेंज करना पड़ेगा। तो किसानों के लिए क्या खबर हो सकती है इस वक्त? देखिए, जो उत्तर पश्चिम भारत है, चाहे राजस्थान हो, पंजाब, हरियाणा हो, वो डिलेड मानसून था। हमारा जो पंजाब, हरियाणा, जो दक्षिण पंजाब और उत्तर राजस्थान, तो उसमें तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि जो मानसून ब्रेक और वीक हो गया तो 19 जून या 22 जून ऑनवर्ड 10 जुलाई तक लंबा टाइम था। और अभी जो है अभी तो ठीक ठाक है। अभी हम जो देख रहे हैं अच्छा बारिश हो रहा है, तो मेरे ख्याल से जो भी थोड़ा कमी रहा वो आगे फिर रेनफॉल में कप हो जाएगा। बाकी जो हमारा जो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ फिर पिकअप कर रहा है, तो मेरे ख्याल से आगे तो सुधरेगा। जो भी कंडीशन अभी है उसमें थोड़ा सुधार आएगा, यही है। तो आपने वरिष्ठ साइंटिस्ट को सुना कि किस प्रकार से उन्होंने बोला कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश लगातार बनी रहेगी और जो गर्मी की संभावना है उससे भी राहत मिलेगी। कैमरामैन अनिल के साथ चंद्रशेखर, टीडी न्यूज़, दिल्ली। तो आने वाले दिनों में पूरे ही देश में और ज्यादा सक्रिय होगा मानसून। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। क्या चल रहा है अर्थ और व्यापार की दुनिया में, बताएंगे अजय मिश्र जी। शुरुआत करते हैं शेयर बाजारों से। कमजोर वैश्विक संकेतों से आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 120 अंक 0.23% नीचे 52,433 के स्तर पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 48 अंकों यानी 0.31% की गिरावट के साथ 15,703 पर खुला। बैंकिंग इंडेक्स मिड कैप सेगमेंट स्मॉल कैप सेगमेंट में 2% से ज़्यादा तक की गिरावट नजर आई। अब से थोड़ी देर पहले सेंसेक्स 340 अंक से ज़्यादा नीचे कारोबार करता हुआ नजर आया। अल्ट्राटेक सीमेंट, HUL, एशियन पेंट, श्री सीमेंट, बजाज ऑटो में तेजी, जबकि जो दूसरे काउंटर्स हैं FMCG को छोड़ करके इसमें सबसे ज़्यादा जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उन पर बिकवाली का दबाव दिखाई दे रहा है। उधर NPA की समस्या पर काबू पाने के लिए बनी नई कंपनी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में 8 बैंकों ने निवेश करने का फैसला लिया है। सामान्य तौर पर इस नए बैंक को बैड बैंक के तौर पर जाना जाता है, जिसमें ज्यादातर फंसी हुई परिसंपत्तियों का प्रबंधन किया जाना है। केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हिस्सेदारी खरीदी है। इस नई व्यवस्था में कुछ नए निजी बैंक भी शामिल हो सकते हैं। कंपनी जल्दी ही RBI से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी। 31 मार्च तक करीब 7.5% कर्जे पूरी तरह से फंसे हुए हैं। उधर YouTube ने भारतीय वीडियो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सिमसिम के अधिग्रहण में अपनी रुचि दिखाई है। गूगल ने कहा है कि सिमसिम के प्लेटफॉर्म में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, ये पहले की तरह काम करता रहेगा।
ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वीडियो बनाने वाली ये स्टार्टअप कंपनी सिमसिम छोटे कारोबारियों को वीडियोस के जरिए अपने कारोबार को पंख देने का काम करती है। तो फिलहाल व्यापार प्राइम के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत और रजनी के पास चलते हैं। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। कनाडा की सरकार ने भारत से सीधी उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को 30 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध 21 जुलाई को खत्म होने वाला था, लेकिन अब ये 21 अगस्त तक लागू रहेगा। कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण कनाडा में पहली बार 22 अप्रैल को लगाए जाने के बाद से चौथी बार है जब प्रतिबंध को बढ़ाया गया है। साथ ही कनाडा ने इनडायरेक्ट रूट के माध्यम से भारत से कनाडा जाने वाले यात्रियों के लिए तीसरे देश के प्री डिपार्चर कोविड-19 टेस्ट से संबंधित आवश्यकता को भी बढ़ा दिया है। कनाडा के लिए प्रस्थान के दूसरे पॉइंट पर जुड़ने वाले भारत के यात्रियों को कनाडा के लिए अपनी यात्रा जारी रखने से पहले एक जरूरी प्री डिपार्चर कोविड नेगेटिव RT-PCR टेस्ट की आवश्यकता होगी। यह घोषणा तब हुई है जब कनाडा ने देश में यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने के उपायों की घोषणा की है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारत में शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। और अमेरिका ने भारत के लिए यात्रा परामर्श में बदलाव करते हुए अब इसे उच्चतम स्तर 4 से स्तर 3 कर दिया है। स्तर 4 का अर्थ है कि बिल्कुल यात्रा नहीं करना और स्तर 3 में नागरिकों से अपनी यात्रा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया जाता है। अमेरिका ने मई में भारत को लेवल 4 कैटेगरी में रखा था। इसके बाद भारत की यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई। कोविड-19 के मद्देनजर रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने भारत के लिए स्तर 3 यात्रा स्वास्थ्य नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर आप FDA द्वारा अधिकृत कोविड-19 रोधी टीकों की पूरी खुराक ले चुके हैं और आपके संक्रमित होने और आप में गंभीर लक्षण दिखने का जोखिम कम हो सकता है। इसके साथ ही CDC ने टीकाकरण और गैर टीकाकरण वाले यात्रियों के लिए विशेष निर्देश भी जारी किए हैं। और अफगानिस्तान में छिड़ी हिंसा को रोकने के लिए 15 देशों के राजनयिक मिशनों और नाटो के प्रतिनिधियों ने तालिबान से अपील की है कि वह जंग रोक दे। अफगान सरकार और तालिबान के बीच दोहा शांति वार्ता में सीज फायर पर सहमति न बनने के बाद कई देशों के राजनयिक मिशनों की ओर से ये अपील की गई है। नाटो के प्रतिनिधियों और 15 राजनयिक मिशनों ने अपने बयान में कहा है कि तालिबान को अपने हथियार डाल देने चाहिए और दुनिया को ये बताना चाहिए कि वह शांति प्रक्रिया का सम्मान करता है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों ने तालिबान से ये अपील की है। इराक की राजधानी बगदाद के उपनगर में सोमवार को सड़क किनारे हुए बम धमाके में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। इराकी सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि धमाका सद्र शहर में एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में हुआ। ये धमाका ईद उल अजहा से एक दिन पहले हुआ है जब लोग बाजार में खरीदारी करने में व्यस्त थे। किसी भी संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। इराक में इस साल ये तीसरी बार है जब घनी आबादी वाले किसी बाजार में इस तरह का धमाका हुआ है। और मिड डे प्राइम में अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और क्या है खेल की दुनिया की हलचल, बता रहे हैं तिजन। शुक्रिया रजनी। और खेल की खबरों में जापान में रह रहे भारतीय टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय दल के प्रदर्शन को लेकर काफी उत्साहित हैं। भारतीय समर्थकों ने आगामी ओलंपिक खेलों में अच्छे प्रदर्शन को लेकर भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। This is Anil. Hi, this is Jishnu standing in front of Tokyo Olympic Stadium cheering for Team India. Cheers for India. Cheers for Wish India. you all the best. Namaste, myself Prakriti. And I am Himmat. We are from Tokyo. A warm and wholehearted welcome to all our athletes. We are here to cheer you all for the Tokyo 2020 Olympics. हमें विश्वास है कि आप देश का नाम जरूर रोशन करोगे। चक दे इंडिया। जय हिंद।
We cheer for Team India. We cheer for Team India. We cheer for Team India. टोक्यो आएंगे, गोल लेके जाएंगे. टोक्यो आएंगे, गोल लेके जाएंगे. टोक्यो आएंगे, गोल लेके जाएंगे. जय हिंद. तो टोक्यो में जहां भारतीय खिलाड़ियों के हौसले बढ़ाए जा रहे हैं, वहीं देश में भी खिलाड़ियों के खूब हौसले बढ़ाए जा रहे हैं और गुजरात की नन्ही खेल समर्थक अनिका ने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने जा रहे भारत के कुश्ती दल को शुभकामनाएं दी हैं। ટોક્યોમાં તિરંગો લહેરાવવા માટે આપણી રેસલિંગ ટીમ તૈયાર છે. તો આવો આપણે સૌ મળીને આપણા એથ્લેટ્સનો ઉત્સાહ વધારીએ અને એમને મેડલની વધુ નજીક લઈ જઈએ. કમ ઓન ઇન્ડિયા, ચીયર ફોર ઇન્ડિયા. तो पूरा देश कह रहा है चीयर फॉर इंडिया। और आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक्स के स्थगित होने से उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। कोरोना महामारी के चलते लगभग 1 साल की देरी और तमाम तरह की परेशानियों के बाद आखिरकार टोक्यो ओलंपिक्स अब बस शुरू ही होने वाले हैं। टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सेशन को संबोधित करते हुए बाक ने कहा कि ओलंपिक्स को स्थगित करने का अभूतपूर्व फैसला जितना लगता है उससे भी ज्यादा जटिल साबित हुआ। शुक्रवार को उन्होंने होने वाले उद्घाटन समारोह से पहले कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया टोक्यो में अब भी आपातकाल लागू है और आम जनता खेलों के आयोजन के खिलाफ है। और भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। पहला वनडे 7 विकेट से जीतकर भारत ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले वनडे में कप्तान शिखर धवन ने 86 रन की नाबाद पारी खेली थी, वहीं ईशान किशन ने भी शानदार बल्लेबाजी की थी। तो ये थी खेल की खबरें। बाकी खबरों के लिए एक बार फिर से चलते हैं रजनी के पास। धन्यवाद तेजिंदर। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की वापसी यात्रा का महोत्सव आज मनाया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी के घर से वापस मंदिर जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। रथ यात्रा की तरह महाप्रभु की बाहुड़ा यात्रा होती है। लगातार दूसरे वर्ष महामारी के बीच यात्रा को सुचारू आयोजित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने पुरी में यात्रा के आसपास के क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है। छतों से यात्रा देखने पर भी रोक लगाई गई है और सभी प्रवेश स्थान सील कर दिए गए हैं। यहां तक कि वापसी यात्रा के रथ वे ही लोग खींचेंगे जो कोविड जांच में नेगेटिव पाए गए हैं। हालांकि श्रद्धालुओं के लिए इस वापसी यात्रा का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। देवशयनी एकादशी आज पूरे देश में श्रद्धा भाव के साथ मनाई जा रही है। देवशयनी एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में संगम घाट पर पूजा की और स्नान किया। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का शयन काल शुरू हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु चातुर्मास के लिए निद्रा पर चले जाते हैं, इसलिए इस दिन से लेकर 4 माह तक कोई शुभ कार्य नहीं होगा। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं में देवशयनी एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। देवशयनी एकादशी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर सभी को मेरी ओर से बधाई। इस विशेष दिन पर हम भगवान विट्ठल से प्रार्थना करते हैं कि हमें भरपूर खुशियां और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें।
वारकरी आंदोलन हमारी बेहतरीन परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है और सद्भाव और समानता पर जोर देता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ आषाढ़ी एकादशी के शुभ अवसर पर सुबह पंढरपुर के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में महापूजा की। और सऊदी अरब के धार्मिक शहर मक्का में हज की अदायगी के साथ ही खाड़ी देशों में ईद उल अजहा का त्योहार आज मनाया जा रहा है। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार 12वें महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। ये इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन लोग नमाज पढ़ने के बाद जानवर की कुर्बानी देते हैं। भारत में इस बार बकरीद कल यानी 21 जुलाई को मनाई जाएगी। मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने मुसलमानों से ईद उल अजहा का पर्व मनाने के क्रम में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की है। तो मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे अपील है कि जब भी बाहर जाएं, घर से बाहर निकलें तो कोविड से जुड़े प्रोटोकॉल्स का पालन जरूर करें और सावधानियां बरतें। फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।